गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज सुबह भी मुझे ये लग रहा था कि आज भी हमें बारिश का उसी तरह से सामना करना पड़ेगा जैसे हमें कल बारिश का सामना करना पड़ा। लेकिन शुक्र है आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन शनीज ये है आसमान साफ है, मतला साफ है आज, बट फिर भी बारिशों की पेशगोई है और बादल किस वक्त अपने मिजाज और अपने तेवर बदलें। बादलों और इंसानों में एक चीज़ तो मुश्तरक है कि ये रंग बदलते देर नहीं लगाते। तो हो सकता है कि बारिश दोबारा से बादल जो अपने तेवर बदलें, क्योंकि बारिशों की पेशगोई भी है। कल पाकिस्तान में 30 साल बारिशों का आपको पता रिकॉर्ड टूटा है जी। और रिकॉर्ड तो टूटा, बारिश का पानी जिस तरीके से सड़कों पर नजर आया हो गया। वैसे तो हम रस्मी तौर पर कहते हैं कि जो लाहौर की सड़कें हैं नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, कल वाकई में नदी नालों का मंजर पेश हो रहा था और नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर बारिशें होती हैं, बारिशें बहुत से महकमों को, बहुत से लोगों को बेनकाब भी कर देती हैं, एक्सपोज भी करती हैं। बहुत से महकमों को नहीं, बहुत से चेहरों को, बहुत से चेहरों को, बहुत सी शख्सियात तो जरा कुछ लोगों को बेनकाब करते हैं। इस फुटेज में हम आपको दिखाते हैं, फुटेज दिखाते हैं कि एक होता है काम करना और एक होता है जस्ट प्रिटेंड करना। और बल्कि काम क्या करना, लुक बिजी डू नथिंग के अलावा आप देखें कि ये वजीर खेल हैं वहाब रियाज साहब, जो अपनी तरफ से तो निकले हैं अवाम की खैर खाही के लिए। बड़ी गाड़ी में ये आए हैं, आप देखें कि बड़ी गाड़ी है और उसके अंदर जिस तरीके से जा रहे हैं, हालांकि बारिशों में एथिकली आपको चाहिए कि अगर आप गाड़ी पर, अब ये देखें इतनी बारिश में इतनी तेज गाड़ी लेकर जा रहे हैं, वो जो बेचारे मोटरसाइकिल वाले साथ साथ बिल्कुल फुटपाथ के साथ साथ जा रहे थे ताकि उनके कपड़े महफूज रहें। वहाब रियाज साहब ने सड़कों का तो कुछ किसी किस्म का हाल नहीं किया, सड़कों को तो उन्होंने क्या काम करना था, बल लंबे शूज पहनकर चले गए। लेकिन आप देखें कितना गैर अखलाकी रवैया है कि अगर आप गाड़ी पर मौजूद हैं, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, इसका ये मतलब है कि आप इतनी तेजी से गाड़ी लेकर जाएं कि सारे छींटे दोबारा मोटरसाइकिल वालों पर पड़े। दूसरी एक फुटेज हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये तो है जी, वहाब रियाज साहब निकले हैं पूरे शानो शौकत के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के। अब ये देखें, ये बाइक वालों के पास से जनाब गुजरे हैं और अभी ये अवाम की खिदमत के लिए निकले हैं। अब पता नहीं अब वो क्या घर से कोई इंपॉर्टेंट चीज लेने के लिए निकले। अब अवाम की खिदमत उन्होंने कैसे की है, ये जरा दूसरी फुटेज में देखिए जनाब। ये उन्होंने लॉन्ग शूज पहनकर फोटो सेशन करवाया है। और देखें, अब आप देखिएगा जरा इस फुटेज में, एक देखिएगा इनके सामने ना एक रिक्शे वाला बेबस खड़ा है। अभी ये शायद फुटेज में वो नजर आएगा, ये अब यहाँ पर देखिएगा, वो रिक्शे वाला उस साइड पर बेबस खड़ा है, वो उनकी तरफ देख रहा है, बट कोई उन्होंने काम नहीं किया, किसी से पूछा नहीं है कि आपकी गाड़ी क्यों बंद है, रिक्शा आपका क्यों बंद है। सिर्फ गए हैं राइट लेफ्ट साइड पोस्ट से पिक्चर लिए, उसके बाद वो चलते बने। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई कि पानी में उतरने का मकसद था क्या, वो चेक क्या करना चाह रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब वाई उतरे, क्यों गाड़ी से क्यों उतरे? एक तो वो पानी उछाल के जा रहे हैं। या तो होता ना कि वास्ता के लोग वहां पे मुलाजमीन होते हैं, उनकी दिलजोई के लिए उतरते हैं, उनका हाल है। अब वहां पे ना कोई बंदा है, कोई किसी किस्म का कोई मुलाजिम भी वहां पर नहीं है, सिर्फ उतरे हैं और उतरने के बाद वो चलते बने हैं। इनकी वैसे खिदमत ये थी, जिस तरीके से ये पूरे तूम तड़ाक के साथ बड़ी गाड़ी पर निकले हैं, लोगों पर पानी फेंका है। अगर इन्होंने खिदमत ऐसे ही करनी है ना, तो खिदमत यही है कि ये बारिश के दिनों में ना घर से बाहर ना निकले, यही लोगों की खिदमत होगी। बजाय आप बाहर निकलकर लोगों के लिए जहमत का बायस बने, उनके लिए तकलीफ और अजियत का बायस बने। ये एक चीज की तासुर इससे आता है कि ये तकब्बुर की एक अलामत है कि अगर आपको अल्लाह ने गाड़ी में आप बैठे हैं, बारिश के मौसम में तो वैसे ही मैंने देखा है कि लोग गाड़ियां आहिस्ता करते हैं, जो मोटर बाइकर्स हैं उनके ऊपर पानी ना पड़े। लेकिन ये हमारे वुज़रा के रवैये हैं और फिर वीडियोस ऐसे लगाते हैं जैसे कितना बड़ा मार्का मारा है, कितनी बड़ी आवाम की खिदमत की है। अब अच्छा, ये तो जिन लोगों ने खिदमत आवाम की नहीं की ना, ये तो उन लोगों के शश्कें और उन लोगों की शान शौकत है। लेकिन हकीकी मायनों में ऐसे फनकार भी हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। और बड़े मतलब वो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा होती है, तो बड़े लोगों को मौसीकी से हील भी किया है। और ऐसे ही एक सिंगर है असद अब्बास, जिनका हम जिक्र यहाँ पर इस वजह से करेंगे कि अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस और उनकी हालत देखकर दिल खून की आंसू होता है कि ये हमारा टैलेंट है, ये हमारा सरमाया है। कोक स्टूडियो, आप ये देखें किस तरह वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कोक स्टूडियो के सीजन 6 में ये सिंगर थे और बड़े जो फेमस परफॉर्म कर चुके हैं। 2012 में लक्स स्टाइल अवार्ड इनको मिला। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर अल्लाह ताला ने इनको नवाजा था। लेकिन आप देखें कि वक्त का बेरहम धारा जब अपना चेहरा बदलता है, जब कभी तो किस्मत की देवी आप पे मेहरबान होती है, लेकिन जब किस्मत आपसे रूठती है, नाराज होती है,
तो ये असद अब्बास को देखिएगा कि किस तरीके से बीमारी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजर रहे हैं, मिकाल बैंड में आपको पता है कि ये उसके भी लीड सिंगर रह चुके हैं, उसके बाद कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर चुके हैं। गुर्दे फेल होने के बायस कहते हैं, जो मैंने इनके इंटरव्यू सुने, कि मेरे पास घर थे, 4 घर थे, वो सारे बेच दिए। 4 घर थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। और उसके बाद अच्छा वैसे ये है कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको गवर्नमेंट जो है ना उनको सपोर्ट करती चली। अब यहाँ पर क्या मामला है असद अब्बास से ही मजीद जानते हैं। असद, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त देने का। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपने इस बीमारी की हालत में हमें ज्वाइन किया है, आपकी सेहत के लिए हम सब दुआ गो हैं। असद, ये बताइएगा, एक वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने आपको हर तरह से माली आसूदगी से नवाजा, आपकी सेहत भी थी, और उसके बाद फिर इस बीमारी में मुब्तला हुए। तो अब क्या आप समझते हैं, गवर्नमेंट, दुनिया भर में हम देखते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो सरमाया और एक एसेट होते हैं, आपसे किसी ने ताउन किया, गवर्नमेंट के किसी शख्स ने राब्ता किया हो, क्योंकि आपको तो सब जानते हैं माशाल्लाह, यू आर रिनाउंड सिंगर। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया। और मैं एक माजरत खामी हूँ अगर नेटवर्क में कोई इशू आ जाए, मौसम की वजह से नेटवर्क थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से 8-10 साल से 15 साल से तकरीबन पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ जी। और मैंने बहुत से अवार्ड्स जीते हैं। पाकिस्तान संगीत आइकन का अवार्ड जीता, लक्स म्यूज़िक अवार्ड जीता, कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया, तमगा इम्तियाज़ का अवार्ड जीता, मैंने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड जीता, और इसके साथ साथ मैंने पूरे वर्ल्ड टूर्स किए दुनिया के, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे OSTs, मेरे गाने जो आपने सुना होगा, कदी आमिर सामल यार वे, ये मेरी एल्बम का गाना, ये आवाज़ में ऑलरेडी पहले भी हिट था, दोबारा से फिर हिट हुआ। और मैं मतलब कहने का ये है कि मैंने काफ़ी पाकिस्तान की खिदमत अपनी हैसियत से ज़्यादा खिदमत की है और कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जबकि मैंने उनको बहुत सी अपील्स की हैं, लेटर्स उनको भेजे हैं, उनको दरख्वास्तें दी हैं, और मैं दुआगो हूँ कि वो मेरा साथ दें। असद अब्बास साहब, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। तकरीबन 7 साल से आप ये किडनीज़ के इशू में है, आपको ये इशू है, उस मर्ज़ में मुब्तला है, तो क्या किस तरह से आपको ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क है? मेरा जी 7-8 साल पहले ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो गया था, और जब मैंने अपने टेस्ट करवाए, अपना चेकअप करवाया, तो मेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा इनके डायलिसिस होने चाहिए असद अब्बास के। इनके डायलिसिस के बाद इनकी तबीयत थोड़ी सी बहाल होगी, लेकिन जितना मैं सीरियस हो गया था, इस्लामाबाद में हॉस्पिटल था, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जी, फर्स्ट ट्रैवल करके जाना और शिफा में डायलिसिस करवा के, हफ्ते में पहले 2 बार होते थे, डायलिसिस करवा के फिर वापस आ जाना। तकरीबन ये सिलसिला 1.5 साल चलता रहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका ट्रांसप्लांट करवा दें, किडनी ट्रांसप्लांट, तो फिर ये नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तो मेरे पूरे घर वालों ने अपनी अपनी बॉडी टेस्ट दे दी, अपनी किडनी के टेस्ट दे दिए। तो बैड लक मेरी ये निकली कि काफ़ी मेरे सारे बहन भाई पेशेंट्स निकले। सेकंड पहले पेशेंट थे, उसके बाद मैच नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई ज़हीर जो थे वो नॉर्मल माशाल्लाह थे, उनकी किडनी मेरे साथ मैच भी कर गई, तो उन्होंने मुझे गुर्दा दे दिया ज़हीर अब्बास भाई। इन्फेक्शन हुआ उसके बाद जी, उसमें मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 4 साल के बाद हमारा ट्रांसप्लांट हुआ। 4 साल में हमारा तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया तभी लग गया था। मेरे पास गाड़ियाँ थी, घर थे लाहौर, और उसके बाद हमें सोचा कि पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, तो मैं जब जिंदगी नॉर्मल होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए। मैं फिर वापस जब अपना फैसलाबाद से, हम इस्लामाबाद से फैसलाबाद वापस आए, कुछ ही टाइम गुजरा है, तकरीबन 1.5 महीना भी नहीं गुजरा, मेरा दूसरा गुर्दा जो भाई ने दिया था वो भी डैमेज हो गया, वो भी इन्फेक्शन कर गया, वो भी ख़राब हो गया। तो दोबारा से हॉस्पिटल जाके पता किया कि ये क्या वजह हुई है। उन्होंने कहा कि आपके अंदर इन्फेक्शन ही इतना बढ़ गया, आपकी जो अंदर की बॉडी है, ये अंदर से इनकी स्किन, मतलब जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाना, वो वेन्स ही इतनी वो हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं कि आपको कोई भी किडनी यहाँ पे वो काम नहीं कर सकती। लिहाजा आपको इसका मेजर से भी मेजर ऑपरेट करवाना चाहिए। ये ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर ही होते हैं, पाकिस्तान में नहीं हो सकते। ठीक। असद, ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि 4-5 करोड़ रुपया लगा,
तो इतनी रकम, तो उसके लिए फिर क्या कुछ आपको बेचना पड़ा कि इतने पैसे के बावजूद आपका इलाज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ? किस किस क्राइसिस से आप गुजरे? 4-5 करोड़ तो तभी लग गया था। अब 7 से 8 साल हो गए, मुझे 9 से 10 करोड़ रुपए जितना कुछ मेरे पास था, गाड़ियां थी, घर थे, 2 घर लाहौर में, 2 फैसलाबाद में, प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस मेरे पास जो था वो भी लग गया। जो मेरे बड़े भाई हैं अली अब्बास माशाल्लाह, वो भी नॉन सिंगर है, जानती जी। पूरी जी दुनिया जी। उनको। तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए उनके पास उन्होंने मेरे ऊपर लगाया। और जब ऊपर से मेरे भाई का गुर्दा भी डैमेज हो गया, मेरी अम्मी की डेथ होगी मेरी परेशानी में, उसी वक्त मेरी अम्मी मौके पर उनकी डेथ हो गई। मेरी बड़ी बहन जो थी वो भी मेरी माँ की तरह ही थी, मौके पर एक 1.5 हफ्ते के बाद उनकी भी डेथ होगी मेरी परेशानी में। और ये क़यामत जब से टूटी है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटे दिए हैं शादी के बाद। माशाल्लाह। एक बेटा 7 का है, एक 2 साल का है। 2 साल का जो बेटा है वो पैदाइशी बीमार है, उसका पैदाइशी अंदर का ना जिसको कहते हैं कि जो अंदर की आंतड़ियां होती हैं, हम्म। वो प्रॉपर ही नहीं है अंदर की आंतड़ियां। ओहो। तो उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट होता है। तो उसके 3 ऑपरेशन करवाने हैं बड़े, वो भी डॉक्टर ने मेजर उसकी सर्जरियां बताई हैं। फैसलाबाद में हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल, ये वहाँ पे एडमिट है मेरा बेटा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान का एक नामवर आर्टिस्ट रहा हूँ, खुददार आर्टिस्ट रहा हूँ। मैंने बहुत सी खिदमात की हैं पाकिस्तान के लिए। मैं अब इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपने बेटे का भी इलाज करवा सकूँ और असद, अपना जितनी भी इलाज। आप आजमाइशों से गुजरे हैं, माँ की जुदाई, फिर आपकी अपनी बीमारी, फिर अब बेटे से अल्लाह ने आपको नवाजा तो वो भी बीमार, अल्लाह ताला आपकी इन मुश्किलों आजमाइशों को आसान करे, वही मुश्किलें हल करने वाला है। असद, ये बताएं कि अब किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? मतलब सब कुछ तो आप बेच चुके हैं, तो अब आपके गुजर इलाज बसर के लिए कैसा है? आपने किसी से रब्ता किया और गवर्नमेंट की सतह पर, तो किस तरीके से अपनी डेली रूटीन को आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? हफ्ते में 13 से 14 डायलिसिस होते हैं मेरे। हफ्ते में 3 तो मस्ट डायलिसिस होते हैं, लेकिन 4 भी हो जाते हैं इमरजेंसी। और मैं जितना कुछ था वो तो बिक गया। अब मैंने दरख्वास्त की है पूरी मेरे तमाम फैंस से, सोशल मीडिया पर, अपने तमाम इंस्टा वगैरह पर, तमाम चैनल्स पर, कि गवर्नमेंट अगर मेरा साथ नहीं दे रही है तब तक मेरा आप साथ दें, मेरे फैंस मेरा साथ दें, मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें ताकि मैं अपने डायलिसिस हम्म। करवा सकूं और अमाउंट मेरे पास आ जाए कि मैं अमेरिका से इसका इलाज करवा सकूं। मेरी अमेरिका में बात हुई थी, एटलांटा जॉर्जियो सिटी में। ठीक। उन्होंने मुझसे $2 लाख कहा है, $2 लाख के अंदर आपका री ट्रांसप्लांट हो सकता है। हम आपके टोटल अंदर के जितने टेक्निकली मसले हैं ये सारे हम दूर करेंगे आपको, बॉडी के अपने आपके सारे। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको एडमिट रखेंगे वहाँ 1.5 से 2 साल, वहाँ से फिर आपको फ्री करेंगे, फिर आप नॉर्मल लाइफ में आएंगे। और मेरी यही कोशिश है कि मेरा मेरा इलाज अमेरिका से हो जाए और मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं पहले अपने बेटे का इलाज करवाऊँ और उसके बाद मैं अमेरिका मूव करके जाऊँ और बिल्कुल अपने ठीक है, अपना अपना इलाज। ट्रीटमेंट करवाएं, अल्लाह ताला आपको सेहत याब करे। अच्छा असद, ये बताइए कि आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि आपने बहुत से लेटर्स भी लिखे हैं, अपील तो आप मीडिया पर कर रहे हैं, लेकिन आपने गवर्नमेंट किन को लेटर्स लिखे हैं, किन अथॉरिटीज़ को लेटर लिखे हैं? हमारे वो जो हेल्थ मिनिस्टर है इनको भी लेटर लिखा, मैंने वजीर आजम साहब को लिखा, वजीर आला साहब को लिखा। ठीक। हमारे फैसलाबाद आर्ट काउंसिल है, जी। आर्ट काउंसिल को भी लिखे मैंने लेटर्स। पूरे पाकिस्तान में मैंने तकरीबन जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वहाँ वहाँ मैंने उनको सबको, सियासतदानों को लेटर्स लिखे हैं। मैंने उनको सबको बोला है कि असदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया जानती है, हम्म। छोटी उम्र लेजेंड लेजेंड सिंगर कहा जाता है, जबकि मैं अपनी अपनी हैसियत मानता नहीं हूँ इतना, लेकिन मुझे लोग लेजेंड सिंगर कहते रहे हैं। तो सर, मैंने किसी हर का कोई चैनल जवाब पे आया आपको गवर्नमेंट ने, जितने आपने खतूत लिखे हैं आर्ट्स काउंसिल को या फिर इन आला शख्सियात को, किसी का कोई रिस्पॉन्स आया हो? मुझे अभी तक किसी किस्म का किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। हाँ, एक बार मुझे कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि जी आप लाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद चले जाएं, वो आपका वहाँ पे इलाज करेंगे, आपकी डायलिसिस फ्री करेंगे, आपकी मेडिसिन फ्री करेंगे। हम्म। तो मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा जाएं अपना काम करें आप,
आपका टाइम ही नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ पे कर नहीं सकते। असद, हमारा फिर भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपका अकाउंट नंबर भी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है और हमारी तो हमारे देखने वालों से भी दरख्वास्त है कि जिस तरह आपने इस मुल्क की खिदमत की है, तो अब जो देख रहे हैं लोग वो आपके अकाउंट नंबर पे डायरेक्ट, अगर आप में इतनी इस्तात है लोगों के अंदर, तो वो आपको फाइनेंशियली जो है ना आपकी हेल्प करें। हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया असद, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें अब देखें किस्मत और वक्त किस तरह बदलता है। मैंने असद अब्बास, इनके भाई दोनों बड़े मारूफ सिंगर वो हैं। बहुत मारूफ सिंगर हैं। और फिर ये है कि जो लोग भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, इनके अकाउंट नंबर पर ये मत सोचे कि हमारे कुछ देने से क्या फ़र्क, थोड़ा 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 करके ये अगर सब मिल के देंगे ना तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारी भी दरख्वास्त है कि इनका जो जितना हो सकता है इनकी मदद कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और अब कुछ बात करते हैं हम क्रिकेट की। और आपको पता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है और उसके लिए क्वालिफाइंग मरहले जारी हैं और मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो खूब मेहनत कर रही हैं। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ के बाद जिम्बाब्वे भी हो गया है बिल्कुल आउट। वो अब क्वालिफाई नहीं कर सका है वर्ल्ड कप के लिए। सनसनीखेज और मज़े की बात यह है कि स्कॉटलैंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि स्कॉटलैंड ने जो है वो क्या ज़बरदस्त इस ये क्वालिफाइंग राउंड में परफॉर्मेंस दी है। यूएसए की टीम भी क्वालिफाइंग राउंड में परफॉर्म कर रही है। तो मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल चेंज इस बार वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सनसनीखेज टाकरा जो होगा वो होगा जी पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होगा और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा, वेस्ट इंडीज़ के बाद अब जिम्बाब्वे भी इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई है, क्या समझते हैं, कितना बड़ा अपसेट है ये? देखिए जी, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों का बाहर होना परेशान कुन भी है और खुशाइन भी है। उसकी वजह यह है कि आप सोचें कंपेटिटिव हो गई है क्रिकेट कि क्वालिफायर्स में एक साबिक आलमी चैंपियन जो 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। फिर जिम्बाब्वे भी एक ऐसी टीम जिसे वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए था वो भी बाहर हो गई है। श्रीलंका एक्सपेक्टेड था, वो भी साबिक आदमी चैंपियन था, वो ऑलरेडी आ गया है। अब देखना ये है कि जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट मशहूर हो रहा है, मकबूल हो रहा है, आने वाले वर्ल्ड कप में क्या टीमों को बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल में टीमों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा क्रिकेट पहले की, एक जमाना तो ये था कि क्रिकेट इतनी कंपेटिटिव नहीं थी। आप 8 टीमों से ज्यादा जब भी कोई वर्ल्ड कप करा रहे होते थे तो जो 9वीं और 10वीं टीम होती थी वो बिल्कुल मुकाबले की नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल से आने वाले वर्ल्ड कप में आईसीसी को जरूर सोचना चाहिए कि टीमों की तादाद बढ़नी चाहिए। और ये बड़ा सेटबैक इसलिए है कि जिम्बाब्वे भी जगह नहीं बना सकी, लेकिन वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जिसके ना होने का बड़ा ही अफसोस होगा क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की ज्यादातर क्रिकेट जो देखना शुरू की वो वेस्ट इंडीज का पीक था। और वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जिसको दुनिया भर में पसंद किया जाता है। तो ये एक बड़ी परेशान कुन और अफसोसनाक बात है। और उसकी एक और वजह मैं आपको जरूर बता दूं, वो ये है कि जिस तरह से लीग क्रिकेट फैल रही है और क्रिकेट बोर्ड अपना जो बेंच है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे क्योंकि प्लेयर्स अब जहां पैसा आएगा उस तरफ जाएंगे। और अगर आपने अपने क्रिकेट बोर्ड को, अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग नहीं किया क्रिकेट बोर्ड ने, तो ये अभी तो वेस्ट इंडीज है, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनको आगे चल के इसी तरह मज़ीद मुश्किलात भी हो सकती हैं। ठीक है फवाद सर, ये बल्कि अभी जो एक तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की हम बात कर रहे हैं, पर 2 सरप्राइज टीम स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स, इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? दोनों क्वालिफाई कर सकती हैं या कोई एक जितनी आउट होगी? देखिए, स्कॉटलैंड के चांसेस ज्यादा हैं, स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के क्वालिफाई करने के, और जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें बाहर हो गई हैं। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि क्रिकेट इतनी अच्छी होती जा रही है। क्रिकेट जितनी ज़्यादा फैलेगी, जितनी ज़्यादा मकबूल होगी, उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इतने लातादाद क्रिकेटर्स हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। उसकी वजह ये कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन बहुत सख्त है एज फार एज वाइट बॉल इज कंसर्न। तो आपने पहले भी देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स दुनिया की हर टीम में आपको मिलते थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता था। तो जब ये एसोसिएट कंट्रीज में क्रिकेट बढ़ेगी
तो साउथ एशिया के ममालिक से बहुत सारे प्लेयर्स इन मुल्कों का रुख करेंगे और आपको आने वाले दिनों में ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये इन मुल्कों में बताइएगा सर, माजी के मुकाबले में कितनी चेंज हुई है, और ये बताइएगा जिन टीम्स ने अपने उसी पुराने फॉर्मेट पे खुद को रखा है, तो क्या आप समझते हैं कि जितनी जिद्दत अब इस क्रिकेट में आई है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा उन टीम्स को? देखिए, तब्दील तो हुई है, लेकिन बात सारी ये हो गई है कि जो एसोसिएट कंट्रीज हैं, एक जमाने में जो करीब तर नहीं आ पाते थे, वहां भी क्रिकेट मकबूल हुई है, वहां पर भी बहुत ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेली जा रही है। और उसकी वजह ये कि लीग क्रिकेट में अब आपको दुनिया भर के प्लेयर्स सारी दुनिया में जाके वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से ये टीमें आगे आ रही है, और जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उनको टफ टाइम दे रही है। जो ये लीग क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही है, वो कंपेटिटिव क्रिकेट नेदरलैंड के प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा खेलने का मौका मिल रहा है, स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है, बाकी जितने भी मुल्कों की आप बात करें, अब देखिए नेपाल भी एशिया कप खेलने आ गया है, तो एशिया में क्रिकेट बढ़ रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से अब आने वाली जो टाइम है उसमें क्रिकेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ना है, क्योंकि सुनने में ही आ रहा है कि शायद ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को शामिल कर लिया जाए, तो क्रिकेट का टाइम शुरू हो गया है। राइट, अब टाइम चेंज हो गया है। ट्रू दैट। सर, आप व्हाट डू यू थिंक, जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर पा रही और वेस्ट इंडीज, आई एम सरप्राइज्ड कि वेस्ट इंडीज भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, वजूहात क्या आप देख रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? देखिए, वजूहात तो मैं समझता हूँ कि जी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो तैयार उस तरह से नहीं थे, क्योंकि ये इतनी टॉप की टीमें हैं। देखिए, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इनमें से मेरे ख्याल से 2 टीमें आनी चाहिए थी, क्योंकि ये 2 ऐसी टीमें जो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन श्रीलंका तो देखिए अपने सुकून से उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, बाकी 2 टीमों ने उस तरह से तैयारी नहीं की थी, या जो दूसरी टीमें हैं वो बेहतर तैयार होके आई थी। और जिम्बाब्वे को अच्छा, तो और ज्यादा ये बताइएगा कि परेशानी क्या चेंजेस टीम में आप समझते हैं कि होनी चाहिए? कौन सी ऐसी खामियां हमारी टीम में मौजूद हैं जिन पर ओवरकम करके हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, पाकिस्तान टीम में खामियों से पहले मैं पॉजिटिव बात करूंगा कि पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की बॉलिंग है, और वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान की जितनी अच्छी बॉलिंग है दुनिया में किसी की भी बॉलिंग नहीं है, क्योंकि ये चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, ये श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया में खेला जाएगा, तो वहां पर बैटिंग पाकिस्तानियों के लिए आसान होगी, क्योंकि वो कंडीशंस हैं जो काफी हद तक पाकिस्तान से मिलती जुलती है, और यहाँ पर वो टीमें जीतेंगी वर्ल्ड कप जिनकी बॉलिंग परफॉर्म करेगी या बॉलिंग स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि बैटिंग के लिए ऑलमोस्ट सबके लिए एक ही जैसे मौके होंगे। तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, मिडिल ऑर्डर में एक थोड़ा सा इशू है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है। राइट। अच्छा, ये बता दीजिए कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी एक फिर से नई बन रही है, ज़का अशरफ साहब आएंगे, अपने बंदे लेकर आएंगे, तो अपना ओहदे का हल्फ भी उन्होंने उठा लिया है, तो कितना चेंज हो सकता है? पुराने पहले वाले पॉलिसीज चल रही होंगी, अब नई पॉलिसीज आएंगी, वर्ल्ड कप सर पर है, कन्फ्यूजन सी एक मौजूद है पीसीबी के अंदर। बड़ी जी परेशान कुन बात की बहुत ज्यादा जगहसाई हमारी दुनिया भर में हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कराने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसके बाद 2 नाम भेजे गए, लेकिन इलेक्शन ना हो सके, लोग कोर्ट में चले गए, और अब मामला रुका हुआ है। इतने बड़े 2 इवेंट आने, एशिया कप पाकिस्तान में होना है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप भी करीब है, और इसी को देखते हुए अब फिर एक कमेटी बनाई गई है। अब देखना ये कि कानूनी तौर पे आगे चल के क्या होता है। ज़का अशरफ साहब, जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा था, उन्हें इस कमेटी का हेड बनाया गया है, और अब पता चलेगा कि दोबारा फिर बॉल जो है वो कोर्ट में जाती है, वहीं पर इस कमेटी के बारे में भी डिसीजन होगा। ओवरऑल बहुत ज्यादा जगहसाई हो रही है, मजाक उड़ रहा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये चीजें मिल बांट के कर लेनी चाहिए, और बदकिस्मती ये है कि अब फिर एक कमेटी बन गई है, और जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम कि जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू होगी, रीजन्स की क्रिकेट शुरू होगी, अब वो मामला फिर वहीं जाके रुक गए हैं। तो ये चीज जो है क्रिकेट के लिए कतई तौर पे अच्छी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कोर्ट से हट के सबको आपस में बैठना चाहिए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का हो रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा मजाक उड़ रहा है। तो अब ये नई कमेटी आ गई है, अब देखना है ये कैसे चलती है, किस तरह से काम करती है,
और अगर कहीं दोबारा से चीज जो है वो कोर्ट में ये भी ठीक दोबारा है, नई कमेटी आ चुकी है। अब कमेटी देखना यह है कमेटी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अदा करती है। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, हम आपसे मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जैसे हम सुबह भी हमने बात की कि बारिशें क्या तबाह के बारिशें हुई हैं भाई लाहौर के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बट प्री मानसून सीजन जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब इतनी प्री मानसून सीजन में तो रेनिंग सीजन होता है, लेकिन प्री मानसून में इतनी बारिशें हो जाना और फिर रिकॉर्ड्स टूट जाना, ये बड़ी एक क्लाइमेट चेंज के लिए अलार्मिंग थी। कल की जो बारिशें हुई हैं उसके नतीजे में 7 अफराद अब तक जान से हाथ धो बैठे हैं। उसके अलावा करंट लगने के वाकयात भी पेश आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी फौरी तौर पर इक़दाम करने की हिदायत की हैं। अच्छा, इक़दाम किए भी जा रहे हैं। अब देखें, हमने देखा है लाहौर के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं। एम आलम रोड पे भी कल कितना पानी था, गुलबर्ग में इतना पानी था, बट कलमा चौक में पानी बिल्कुल नहीं था। फिर उसके बाद बरकत मार्केट वाली साइड पर भी वो वासा के लोग मौजूद थे ड्रेनेज सिस्टम एक चीज तो है, जब गैर मामूली बारिश होती है तो वक्ती तौर पे ये हो ही नहीं सकता कि कुछ मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमने देखा कि निगरान हुकूमत के जितने भी महकमे थे, मुतल्लिका महकमे थे, वो हमें मुतहरिक नजर आए। जो वज़रा थे वो भी हमें सड़कों पर नजर आए। तो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए निगरान सूबाई वज़ीर पंजाब इब्राहिम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब आपके वक्त का। इब्राहिम साहब, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो निगरान हुकूमत है, आप लोग हैं, बड़ी जांफिशानी के साथ काम तो कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्योंकि गैर मामूली बारिशें हैं, ये एक चैलेंज तो है जिसे निबर्द आजमा होना इतनी आसान बात नहीं है, तो किस तरह से आपकी हुकूमत इस तमाम तर चैलेंज को मीट करने के लिए ये इकदाम कर रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। हमें इन्फॉर्म किया था मेरे डिपार्टमेंट ने कि ऑब्वियसली मानसून जिस तरह हर साल आती है वो इस साल आएगी, और हमने क्लाइमेट चेंज के उसमें भी ऑब्वियसली हमें था कि हो सकता है कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा बारिश हो। तो जितना भी इक्विपमेंट था उसको हमने चेक करवाया कि वो फंक्शनल है नहीं है, कोई एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए वो लिया जाए, और फील्ड जो है स्टाफ वो फील्ड के अंदर मौजूद हो। और इसी की वजह से आप देखते हैं कि कल जो पानी तकरीबन 6 से 7 घंटे में पूरा लाहौर क्लियर कर दिया, पूरे लाहौर का पानी क्लियर हो गया। अगर ये हम पहले से प्रिपेयर ना होते तो तकरीबन 5 फुट पानी जो है वो लाहौर में खड़ा होता। और लाहौर का जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 mm के लिए रेन के लिए डिज़ाइंड है, और जो कल बारिश हुई वो 30 साल का उसने रिकॉर्ड तोड़ा, और तकरीबन 300 mm बारिश हुई है। और ये बारिश आप तक समझें कि 1 फुट बारिश है पूरे लाहौर शहर के अंदर डिवाइडेड। तो हमारी जो ड्रेन्स थी वो भी ब्लॉक थी, और हमारी फील्ड में जो टीम्स थी उन्होंने उसको भी अनक्लॉग करने की कोशिश की, और जो सकर मशीन्स हैं और डी वाटरिंग सेट्स हैं उनको भी एक्टिव किया। और हम खुद मिनिस्टर सारे, और सबसे आगे तो वज़ीर आला हमारे, उन्होंने पूरे लाहौर शहर का दौरा किया और देखा कि किधर किधर क्या क्या सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, और ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग करके शहरियों को, ताकि कम से कम जो है तकलीफ। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताइएगा कि क्या आप भी जितनी बारिशें हुई हैं, कोई आपको भी शौक था लॉन्ग बूट्स पहनकर सड़कों पर निकलने का? क्योंकि वहाब रियाज साहब जैसे पानी उछाल रहे थे, ही इज़ ऑल्सो निगरान सेक्टर में मिनिस्टर है ना वो, तो अपनी बड़ी गाड़ी में वो निकले हैं और मोटरसाइकिल वालों पे तेज़ी से गाड़ी स्पीड में जा रही है। वो आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देखी होगी। कोई ऐसे शौक आप में भी पाए जाते हैं? कोई उनको समझाएं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो आप साहब जो है वो हमारे मुल्क कौम का सासा है और हमारे हीरो है, और ये है कि वो उन्होंने जिधर ज़रूरत देखी होगी तो उधर उतरे होंगे और पानी का लेवल चेक किया होगा। और बाकी जो भी कल मैंने देखा कि पूरे दिन वो बहुत एक्टिव थे, और ये है कि मैं खुद भी विज़िट कर रहा था डिफरेंट इलाकों का। और ये आपको पता है कि एक नीड होती है कि आपने अगर फील्ड पे जाके सिचुएशन को असेस करना है तो आपके पास लाइट जो है इक्विपमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये कि इधर मैं वज़ीर आला साहब को भी दाद देना चाहूँगा कि वो एक सादा सी जो है चप्पल के अंदर उन्होंने हर जगह जाके दौरा किया जिधर 2-2 फुट भी पानी खड़ा था। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस भी है कि किस तरह आप जो है वो सिचुएशन जो है वो हैंडल करना चाहते हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, हमने इस दफ़ा देखा जो गुज़िश्ता रोज़ बारिशें हुई हैं, कल की बारिश की अगर बात करें
पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहा था। लेकिन कल की बारिश से बेशक रिकॉर्ड टूटा है, बट उसके बावजूद हमने देखा कि फ़ौरन से बाद मुतल्लिका महकमे हरकत में आए और तमाम जो पानी था वो पानी को उसको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया। इसका मतलब तो यही है कि अगर इदारे सही तरीके से काम करें या अगर वज़रा खुद भी, आप लोगों की गवर्नमेंट जो है हरकत में आए, तो चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है अगर इसी तरीके से ये अपना काम करें। जी बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि हमारी जितनी टीम थी वो फील्ड में थी, और जब तक आप फील्ड पे ना हो तब तक आपको ये आइडिया नहीं हो सकता कि एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी है क्या। और बाद में जो हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं और इवन जो कुछ सेक्रेटरीज हैं, इनको भी जोन जो है वो अलॉट हुए हैं। और ये हमारा एक जो सेटअप है, इसका एक समझे आप मैनेजमेंट स्टाइल भी है कि जो चीज़ हो उसको ऑन द ग्राउंड जाके डील किया जाए, क्योंकि दफ्तर में बैठ के या आप सोशल मीडिया पे देख के जो है वो ऑब्वियसली फैसले नहीं कर सकते और आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दे सकते, डिलीवर नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड। बट मिस्टर इब्राहिम, ये बताइए कि सिर्फ लाहौर पे फोकस्ड किया गया है, गुजरांवाला की अगर सूरत हाल की बात की जाए या पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए, तो वो मीडिया पर बार बार हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से गटरों का पानी उबल रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों को। सिटीजन तो है ना वो पाकिस्तान के, वो भी जो बाकी शहरों में रहते हैं, सबका फोकस्ड, आपकी सारी टीम का, आपके सब मिनिस्टर्स का, वजीर आला का लाहौर था। जाहिर है कैपिटल है पंजाब का, बट अदर सिटीज़ उनका क्या कसूर है? जी देखिए, कल बारिश लाहौर में हुई थी तो ऑब्वियसली हमारा फोकस भी कल लाहौर में ही होना था। लेकिन मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा, तकरीबन 2 माह पहले एक मिनिस्टेरियल कमेटी फॉर्म हुई थी जिसका मैं मेंबर था, जिसका काम ये था कि पूरे पंजाब के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो मेजर्स लेके, जो अब मानसून रेंज आ रही है और फ्लडिंग का जो रिस्क है तो उसके तहत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें तकरीबन 11 प्रोजेक्ट्स भी हुकूमत ने अप्रूव किए, जिसमें कनाल्स की जो है वो थी, वॉल्स बननी थी, कुछ प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के। नंबर 2 उसके अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन थी कि जो अफराद फ्लड प्रोन एरिया में रह रहे हैं तो उनको बताया जाए कि भाई ये फ्लड जो है, इसका रिस्क जो है ये एक एक्चुअल रिस्क है, ये ऐसे नहीं है। और इसके साथ साथ जो है इसमें एक मीडिया कैंपेन भी थी कि लोगों को अवेयरनेस दिलाई जाए कि वो जिस तरह की ये आप देखते हैं कि कनाल वगैरह के अंदर गार्बेज फेंक देते हैं, ठीक है, और उससे वो कनाल हो जाती है ब्लॉक और पानी जा नहीं सकता। तो पूरे पंजाब में हमने जो है सारी कनाल्स की डिसिल्टिंग भी कराई थी, अवेयरनेस भी कैंपेन की, सारे कमिश्नर, सारे डीसी से बातचीत की कि वो क्या क्या चाहते हैं, हम उनको किस तरह असिस्ट करें। और इसी वजह से जी इस साल जो है बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें जो मैनेज हो रही हैं। ठीक है। अच्छा इब्राहिम भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा कि कुछ अमवात भी हुई हैं, 7 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक भी हुए हैं, करंट लगने के वाक़यात भी पेश आए हैं, जहाँ पर आपकी हुकूमत का काम मेक श्योर करना है कि पानी ड्रेनिंग सिस्टम हमारा ठीक रहे, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल पर रहे, लोगों की जानो माल की जिम्मेदारी भी आपकी गवर्नमेंट की है। इस ज़िमन में किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, बिलखसूस लाहौर में और बिलअमूम पूरे पंजाब में? जी देखिए, अभी जो पंजाब का सेटअप है ये आपके ऑब्वियसली इनमें है कि इट इज़ केयर टेकर सेटअप, लेकिन ये कि हमारी आप किसी भी एरिया के अंदर किसी भी उसमें परफॉर्मेंस देखें तो वो ये है कि रेगुलर सेटअप से भी बेहतर है। और कल जिस तरह ऑब्वियसली चीज़ें मैनेज हुई, जिसने कम अरसे के अंदर हमने जो डिलीवर किया, जो पानी जो है, जो अगर ये ना होता तो ये कई दिन खड़ा रहता था। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर का वो 100 mm के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है और तकरीबन 300 mm जो है कल बारिश हुई। तो ये ऑब्वियसली एक वो है, एक साइन है कि क्या हमारी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी और किस तरह जो है हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा इब्राहिम भाई, हमारे प्लेटफॉर्म से इब्राहिम साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरियों को, कोई एहतियाती तदाबीर अपनाएं या कोई भी मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि अभी बारिशों का आगाज़ ही इतना तबाहकुन हुआ है, मानसून का तो अभी आगाज़ है, मज़ीद बारिशें भी होनी हैं, तो कोई पैगाम, कोई मैसेज पब्लिक को आप देना चाहते हो? जी, सबसे पहली तो बात है, आपने जो बात की कि लोग जो है वो पानी के अंदर तैर रहे हैं बच्चे, और इलेक्ट्रिसिटी हुई है और उसके अंदर कुछ बच्चों की जो है ऐसे इल्म में आया कि अमवात भी, हम उसको इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन नंबर 1 तो ये कि जिधर भी पब्लिक बच्चों को देखे पानी में तैरते हुए तो ऑब्वियसली उधर कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग का निज़ाम भी होगा और उनका चांस है कि वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो उनको मना करें। और पब्लिक जो है इस आपके टीवी चैनल के थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ कि खुद भी जो देख रही है कि वो ना जो है इसकी कोई
प्लान रखें कि हमने रेन वाटर के अंदर तैरना है। हाँ। और नंबर 2 ये है कि जो जिधर जिधर किसी का नुकसान हुआ है तो हुकूमत पंजाब इसको देखेगी कि किस तरह जो है हम उनको लाइफ का है या बिलोंगिंग्स का है कि किस तरह हम उनको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इस पर कल वज़ीर आला साहब ने भी बात की है। तो यही मैसेजेस है। और नंबर 3 यही है कि आप जो कैनाल्स हैं उनके अंदर गार्बेज और शॉपर्स और इस तरह की चीज़ें ना फेंकें, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी है वो पहले कम है और इससे जो है वो और ब्लॉक होके ज़ीरो हो जाती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, जहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ पर जो है पर्सनल भी जिम्मेदारी है। इब्राहिम हसन मुराद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और वार्डन्स, ट्रैफिक वार्डन्स को लेट्स नॉट फॉरगेट देम कि वो इतनी शदीद बारिश में भी रास्ते को क्लियर करवाने के लिए ये सारे वार्डन्स कल सड़कों पर मौजूद थे। अच्छा, उसके अलावा बिल्कुल वार्डन्स उनको तो हम वाकई में जिस तरीके और बच्चे कहाँ बात सुनते हैं, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ना खाली मैं देख रही थी कल बच्चों को मना भी करो ना तो वो सड़कों पर ऐसे डाइव लगा रहे हैं। तो बारिशों में नहाने का बहाना चाहिए, वो बात नहीं, थोड़ी तफरी भी होनी चाहिए, लेकिन जब इतनी गैर मामूली बारिशें हों तो एहतियात बेहतर है। और कभी भी आप हुकूमतें बगैर अवामी ताउन के साथ इस चैलेंजेस से नहीं निमट सकती हैं। ऐसे चैलेंजेस से तो आवाम को भी चाहिए, जिस तरह अभी मिनिस्टर कह रहे थे कि जो आवाम की जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने नदी नालों के अंदर कोई गार्बेज नहीं फेंकना, तो हमने नहीं फेंकना चाहिए। हमें ये नहीं हो सकता कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से बरीउल जिम्मा हो जाएं, हुकूमतों को मौरिदुल इल्ज़ाम ठहराएं कि हुकूमतें गलत काम कर रही हैं। कलेक्टिव एफर्ट से ये मुआशरा चलता है, सोसाइटी चलती है। अच्छा, आगे नेक्स्ट जो खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है जी, एक तरफ बारिश है, प्री मानसून सीजन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद एक तरफ अब ये शादियों का सिलसिला चल पड़ा है। और शादी हो रही है जी हारिस रऊफ की, जो कि निकाह उन्होंने किया था 2022 में दिसंबर में, और अब क्वाली नाइट के जरिए बाकायदा उनकी जो है ना तकरीबात, उनका आगाज हो गया है। ये सोशल मीडिया में एंट्री हुई और हर किसी ने उनकी जो पोस्ट है उनको रीट्वीट किया हुआ था और उसको शेयर किया जा रहा था। तो जो बाकायदा तौर पर वो अपनी जो क्लास फेलोज है उसके साथ निकाह के बंधन में तो बन गए हैं, अब रुखसती होगी और फिर उसके बाद दुल्हा साहब जो हैं वो दुल्हनियाँ ले जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ये तो किया है कि पहले दुल्हा बनेंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। बड़ा माशाल्लाह, बहुत एक पूरा इस सीजन को, अपने शादी के सीजन को बड़ा वो फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं ना। बड़ी ज़बरदस्त जीप में उन्होंने एंट्री की है, फिर फोटो सेशन उनका देखें कि माशाल्लाह पता लग रहा है कि दे आर वेरी हैप्पीली कपल। हाँ चले जी, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने जो है ना एक घर में अपना वर्ल्ड कप लेकर आए हैं। तो हमारी तो दुआएं हैं कि उनकी ये जो शादी है अल्लाह ताला इनको खुश रखे दोनों को। लेकिन जिस तरीके से वो एहतमाम कर रहे हैं तकरीबात का, क्वाली नाइट का एहतमाम किया गया है और फिर दोस्त वगैरह मिलके सारा एंजॉय कर रहे हैं और भी जो उनके दोस्त खिलाड़ी हैं वो भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हुआ था कि शाहीन अफरीदी की, हारिस रऊफ की, इन सब के निकाह ना एक साथ ही साथ बैक टू बैक इसी तरह हुए थे। तो इनमें से अभी जो है हारिस रऊफ साहब वो अपनी दुल्हनियाँ घर लेकर आएंगे और ये है जी हमारे क्रिकेटर हारिस रऊफ। और 7 जुलाई को दुल्हनियाँ हारिस रऊफ घर लेकर आएंगे। ओके, जो की क्लास फेलो हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक। तमन्नाएं हैं इस खूबसूरत कपल के लिए, जोड़े के लिए। और हम हाजिर होते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको ज़रा सियासी मंजरनामे से खबर देते हैं। एक ऐसी खबर जिसने बड़ा भौंचाल मचाया हुआ है वो ये है कि सीनियर कानूनदान जो हामिद खान हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से इंकशाफ किया है, एक बात की है। अब वो सीनियर कानूनदान है, उनकी राय है ना, एक उनका वजन है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने का फैसला पहले से ही हो चुका था, अदलिया ने बस उस फैसले को आगे दिया है। तो इस खबर के बाद बहुत ज्यादा नून लीग जो है ना इस हवाले से बातें कर रही है और किसी हद तक हामिद खान साहब के, क्योंकि हामिद खान साहब का ताल्लुक मुखालिफ कैंप से है, वो नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ कैंप से हैं, तो उनके इस बयान के बाद नून लीग के इस बयानिए को काफ़ी तकवीयत मिली है कि नून लीग जो कहती रही है हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें नाअहल करके हमारे साथ जो है इंतकाम लिया गया है। हाँ। तो इस बयानिए को काफ़ी कुव्वत मिली है। कहा क्या हामिद खान साहब ने, पहले आपको वो दिखा। ये तो रहे हामिद खान साहब के, उन्होंने कहा कि फैसला तो लिखा लिखाया था, जजेस ने बस पढ़ा था। मरियम औरंगजेब इस हवाले से क्या कह रही है, जरा उनकी भी सुनिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, तो इस सूरत हाल में जिसकी गवाही दे रहे हैं हामिद खान साहब, तो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब खुद थे और खुद नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को, जो मुल्क को क्या कर रहा था,
उनको नजर नहीं आ रहा था आसिफ खोसा साहब को कि सीपैक आ रहा है, महंगाई खत्म हो रही है, बिजली के मंसूबे बन रहे हैं, दहशतगर्दी खत्म हो रही है, तरक्की हो रही है, अवाम को, नौजवान को रोजगार मिल रहा है। ये है जी मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि कह रही हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, वो थे मेन पूरी ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके मेन जो कल्प्रिट थे वो थे जी आसिफ सईद खोसा साहब। लेकिन जो जजेस चले गए हैं, चीफ जस्टिस के अहदे पर वो रह कर गए हैं, मुझे लगता है कि अब ये जजेस को मुतनाज़े, पहले साकिब निसार को मुतनाज़े बनाया गया, अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को मुतनाज़े बनाया गया, अभी जो यहाँ पर उमर अता बंदयाल जो अभी सर्विस में हैं चीफ जस्टिस, उनको भी मुतनाज़े बनाया जा रहा है, और जस्टिस काजी फायज ईसा जो अगले चीफ जस्टिस हैं उनको तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतनाज़े बना दिया है। इस सियासतदानों की लड़ाई में हमारी मिलिट्री उसमें धड़े बन चुके हैं, जिसकी वजह से एक धड़ा एक ग्रुप को सपोर्ट करता है, एक धड़ा एक ग्रुप को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से डिवीजन हो चुकी है। यही डिवीजन हमें अदलिया में नजर आती है, लेकिन ये डिवीजन हमें पॉलिटिशियंस में नजर नहीं आती। पॉलिटिशियंस को जहां जरूरत पड़ती है वो सीट एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं और वो सियासी मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, इत्तेहाद भी कर लेते हैं दूसरे से। और वैसे भी कहा जाता है कि सियासत में जो कल के दुश्मन होते हैं वो आज के दोस्त होते हैं, और कल के हरीफ आज के हलीफ होते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, अदलिया के मादी के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसने अदलिया को मुतनाज़े बनाया है। भुट्टो साहब का जिसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है, और ज़रूरी नहीं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां जहां जब जब सियासतदानों को अदलिया के थ्रू जो है ना उनको ना अहल करवाया गया है तो उनके मजीद बयानिए को तकवीयत मिली है। और नवाज शरीफ साहब को, खासतौर पर हामिद खान साहब का ये कहना कि नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल करवाया गया था फैसला हो चुका है, क्योंकि हामिद खान साहब का ताल्लुक नून लीग से तो है नहीं, वो तो बिल्कुल उनके मुखालिफ थे, और उनकी इस बात से नून लीग के बयानिए को काफ़ी तकवीयत मिली है। और मेरा ख्याल है कि अब नून लीग अपनी इसी पूरी कैंपेन को मजलूमियत की बुनियाद बना करके हमारे साथ गलती हुई, हमारे साथ ज्यादती हुई, अगला बयानिया यही होगा, इस बयानिए को बुनियाद बनाकर नून लीग अवाम के पास जाए। उनकी जो हामिद खान साहब की जो कल की गुफ्तगू सुनी हो ना आपने, तो उन्होंने बड़े और इम्पोर्टेंट बातें भी की हैं। उन्होंने कहा यही तो जैनल अयूब करना चाहता था, जो सियासतदानों पर पाबंदी लगाना, लेकिन हुआ नहीं। और 1962 का जो आइन था, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो भी इसी वजह से जो है वो नहीं था इम्प्लीमेंट मुकम्मल तौर पर किया जा सका, क्योंकि उसमें बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उसमें रद्दोबदल बहुत ज़्यादा की जाती थी, बहुत से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स उस आइन को तब्दील करते थे। इसी वजह से 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था। अच्छा, उसमें फिर उन्होंने ये कहा कि पैनामा पेपर्स को बुनियाद बनाकर जो है ना, सिर्फ उनको मकसद यही था कि इक़्तिदार से महरूम करना। गो के नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से तो महरूम हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि माजी में भी देखते रहे, कभी भी सियासी जमातें इस तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं, बल्कि ये चीज़ें उनकी क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं, उनकी ताकत में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। अच्छा, अब नून लीग जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, कोई नैरेटिव नहीं है और नून लीग इक़्तिदार में आ गई, लेकिन अब इस चीज़ को जवाब बनाया जा रहा है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने पूरी बात जिस पर की है, इससे लगता यह है कि नून लीग को आवाम के पास जाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि क्या नून लीग के अच्छे दौर, अच्छा वक्त क्या आने वाला है? नवाज शरीफ की वापसी कब तक मुतवक्के है? नून लीग से स्टार्ट करते हैं। खास तौर पे ये जो बयान दिया है हामिद खान साहब ने, इससे नून लीग के बयानी को कितनी तकवीयत मिली है? थैंक यू। देखिए, मेरा ख्याल है मैं और आप दोनों जानते हैं, तीनों जानते हैं हम, कि ये हामिद खान साहब का यह बयान कोई नया इंकशाफ नहीं है। ये तो जब वो पनामा से अकामा निकला था और ब्लैक लॉ डिक्शनरी मंगाई गई थी, तभी अंदाज़ा हो गया था कि मामला ख़राब हो गया है और अब ज़बरदस्ती की जा रही है। तभी खबरें आना शुरू हुई थी कि सरीना होटल से पर्चियाँ आ रही हैं अदालत को, तो ये सब कुछ था। अच्छा, ये एक अलग वाक़या नहीं है, और भी वाक़यात हैं। मतलब अदालतों में जजों ने, अदालत तो मैं नहीं कहूँगा, अदालत तो इंसाफ करती है, जजों ने बहुत से फैसले ऐसे दिए हैं जो हम तस्लीम नहीं कर पाते, जो कौम तस्लीम, जो तारीख तस्लीम नहीं कर पाती। 1956 से आप शुरू करें, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से, भुट्टो साहब से आ जाएं। अभी कल भुट्टो साहब को तख्ता उलटने का दिन मनाया गया है, और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की बरतरफी है, नवाज शरीफ की बरतरफी है 58(2)B के तहत, और उन सबको लीगल करार दिया गया। तो जमहूरियतों के खिलाफ
जो फैसले बाज जजों ने दिए उनमें ये फैसला अब जिसका जो इंकशाफ हामिद खान साहब ने किया वो इसलिए जरूरी है कि हामिद साहब बहुत मोतबर वकील हैं, बहुत मोतबर लॉयर हैं, इंसानी हुकूक के पर वो कंप्रोमाइज नहीं करते। सच्ची बात ये है, वो अदलिया की आज़ादी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। वो जजों की इंटीग्रिटी पर मुतालबा करते हैं कि आपको इंटीग्रेट होना चाहिए, आपको मोतबर होना चाहिए, आपको किसी का साथ नहीं देना चाहिए। इस दौरान ये किताब उनकी आई है, पढ़ने वाली है, मेरा ख्याल ये है। लेकिन सर ये बताइए, नासिर साहब ये बताइएगा सर, ये सबके ज़मीर जो जागते हैं, जो बाद में सच उगलते हैं, ये एक वक्त के बाद ही क्यों उगलते हैं? उस वक्त की बात देखें तो सबकी बातें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, एक टाइम के बाद फिर उस पर किताबें भी लिखी जाती हैं, फिर ये बात की जाती है। तो सर जिसका आपने हवाला दिया, क्या माजी से हमारे इदारों ने, हमारे सियासतदानों ने कोई सबक नहीं सीखा है? जिस दफ़ा जब इक़्तिदार से इस तरह से नाअहल किया गया है हुक्मरानों को, सियासतदानों को, वो ज़्यादा क़ुव्वत के साथ वापस आए हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि एक साहब की तो कब्र जो है वो पुकार कहती है मैं जिंदा हूँ। आपको अंदाजा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये गलतियां होती हैं, बड़ी भयानक गलतियां, और ये गलतियां तारीख का नहीं, मुल्क के और मिल्लत के मुस्तकबिल को खराब कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। और ये हुआ है। देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब की कभी हिमायत नहीं करता, मैं उनसे बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन ये सच है कि जब वो उनको रुखसत किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी जी। उस वक्त पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज था बहुत एब्सोल्युटली बहुत बेहतर था सर। हाँ, और रुपया बहुत स्ट्रांग था, पेट्रोल की कीमत कम थी, ग्रोसरी आपको बहुत आज की कीमत से मेरा 40% कम पे मिल जाया करती थी। और उसके बाद जो अजाब आया आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कौन लेकर आया, उसके बाद जो अजाब आया तो अजाब दर अजाब आता चला गया। और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं आज, और अगर सागदार साहब 8 महीने पहले ये सारे फैसले कर चुके होते तो शायद हम बहुत बेहतर पोजीशन में होते, लेकिन उन्होंने नहीं किए। तो प्राइम मिनिस्टर को ये क्रेडिट जाता है, मैं कहता हूँ। और मुफ्ता इस्माइल का बयान बहुत दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर हीरो बन गए और उन्होंने पाकिस्तान को बचा लिया। तो बिल्कुल ये और इन सब में अगर आप मिला लें अदलिया की चीजें, अब अदलिया के बारे में क्या बातें आ रही हैं यार, मतलब बहुत अफसोस होता है। कोई कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात की यूट्यूबर से, ये क्यों मुलाकात की है भाई? कोई कह रहा है कि, बल्कि जज साहब कहते हैं, एक जज साहब ने कहा कि इस बात की क्या जरूरत थी कि चीफ जस्टिस साहब एसएल से मुलाकात करें और उसके बाद एक पिटिशन को सुने बैठकर, उनकी सेकेंडरी उनकी पिटिशन। तो ये बातें अदालत के रवैयों को, अदालत के भरम को खराब करती हैं। और हामिद खान साहब का आपने सर वजह फरमाया है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो एक ख़बर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, कराची के अंदर ये राह चलती लड़की के साथ एक वाक़या पेश आया है। सोशल मीडिया पर बड़ी वो सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है। उसको दिखाते हुए और बोलते हुए मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि इस पर क्या कहा जाए, कि क्या कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर, इस मुआशरे के अंदर वो मर्द जो कि एक औरत का तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, जिसने एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है इस सोसाइटी के अंदर। वही मर्द अगर इस किस्म का घटियापन करेंगे, इस किस्म की हरकतें करेंगे। और पहले तो ये होता था लड़की को ब्लेम कर दिया जाता था, लड़कियों के कपड़े ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लड़के प्रवोक होते हैं। अब वो हिजाब में लड़की, उसने क्या प्रवोक किया? यहाँ पर यह भी नहीं कह सकते कि लड़की की ड्रेसिंग ऐसी थी, उसकी वज़ाकत ऐसी थी कि जो है ना वो खुद प्रवोक हुए। अब एक लड़की दिन के टाइम, कराची जैसा शहर है, अब अंदाजा लगाएं फ्रस्ट्रेशन का किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं। ये लोग अब देखें कि दिन का टाइम है और कराची जैसा शहर है, और उस लड़के को आप देखें कि बाहिजाब लड़की है वो। या तो कहते हैं ना कि ड्रेसिंग उस लड़की की ऐसी थी कि लड़का क्या करता। अक्सर हमारे सियासतदान अक्सर ये बयानात माजी में देते नजर आए हैं कि जी जब लड़कियां बाहर निकलेंगी, लड़कियां जलसों में जाएंगी, फिर ऐसा तो होगा। इस बात को बुनियाद बनाकर बातें करते हैं। अब एक लड़की क्या, आप घर से निकलना छोड़ दें, हिजाब ले लिया, इससे ज्यादा क्या कोई वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले, क्या करे? मैं कह रही हूं दिन की रोशनी में
वो लड़का ये काम कर रहा है और गली में कोई और, उसको जरा डर नहीं है। इतनी फ्रस्ट्रेशन के मतलब दिन की रोशनी में उसने he just took off his pants और उसके बाद वो उस लड़की के पीछे अच्छा, भाग ये रहा लड़का है। देखें आप, ये Oh लड़का my कोई God. बिल्कुल कोई अनपढ़ जाहिल गवार तो नहीं होगा, I don't know कराची में about रहता that. है, पढ़ा लिखा लड़का होगा, लेकिन आप देखें कि किस हद तक जिनसी तौर पर हम लोग जो हैं, हमारी सोसाइटी कोलैप्स कर चुकी है, किस हद तक इसका इस्तेहसाल का शिकार हो चुके हैं कि दिन दिहाड़े इस तरह की हरकतें की जा अच्छा, रही हैं। ये और दिन CCTV दिहाड़े फुटेज में आप आप देखें। कभी लड़कियों के कॉलेजेस के आगे से गुजरे तो वहां पर क्या कुछ मर्द नहीं कर रहे होते दिन की रोशनी में सड़कों पर, आप तब देखें तो मैं कहती हूँ कि ये सोसाइटी जो है ना, ये इस सोसाइटी के अंदर से मर्दों को वाकई इस किस्म की फिर करार वाकई सजा दे कि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना करे। फिर छोटे मासूम बच्चों के साथ, स्पेशली जो गूंगी होती हैं लड़कियां, जो पता है कि बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, वो तो ऐसे लोग उनके शिकार में होते हैं कि उन लड़कियों को सोसाइटी का ये पकड़ा इतना जाए कि वो किसी को dark बता face ना है, सके। इतना ये स्याह चेहरा है हमारे माशरे का, जिसके ऊपर जितने मर्जी आप निकाब डाल लें आप बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते, बहुत डार्क फैक्टर है। अच्छा, अब इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे कराची से ही रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, फुटेज में वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है गो के लड़के ने मास्क पहना हुआ है, पर फिर भी उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, पहचाना जा सकता है। पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में ये फुटेज इस वक्त वायरल है। कोई कार्रवाई की है पुलिस ने अब तक? कोई शिकायत लेके गया हो थाने में, या पुलिस ने खुद से कोई कार्रवाई की हो इस घिनौनी हरकत पर इस लड़के के खिलाफ? जी, पुलिस हुक्काम ने इस हवाले से अपने तौर पे ही तहकीकात का आगाज किया है, चूँकि जो वीडियो जो वायरल हुई है उसमें कहीं भी उसकी जो शख्स है, जो नौजवान है, जो जिस तरीके से नजर आ रहा है, तो उसकी मोटरसाइकिल की कोई आइडेंटिफिकेशन अब तक जो है वो सामने नहीं है। अतराफ के CCTV कैमरास भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि उस शख्स ने मास्क भी लगाया हुआ था, ताहम हुलिये से जो है वो बाशऊर पढ़ा लिखा नौजवान नजर आता है। मोटरसाइकिल 125 पर वो आके गली में खड़ा हुआ है और उसने देखा कि जैसे अकेली लड़की जो थी वो पीछे से आ रही थी, तो उसने पहले से ही घात लगा ली थी। एक वीडियो में देखा जा सकता होगा कि एक घर के दरवाजे के आगे उसने मोटरसाइकिल खड़ी की और उसके बाद उसने जो हरकत की वो सारे नाजरीन ने, तमाम जो है वो पाकिस्तानियों ने देखी कि किस तरीके की घटिया हरकत उसने की। और उसने खातून को जाके पकड़ भी लिया था, अकब से उसने खातून को जाके पकड़ लिया। उसके बाद जब उसने शदीद मज़ाहमत की लड़की ने, क्योंकि अचानक से इस तरीके से उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ जिस तरह से हुआ था, वो मतलब एक अनहोनी सी चीज थी। एक कोई भी शख्स या कोई भी मर्द या औरत इस तरह की किसी भी हरकत के लिए कभी भी हाजिर दिमागी तो काम नहीं आती। बहरहाल उसने जैसी खातून ने मज़ाहमत की तो फौरी तौर पर पलट कर आया है, फिर उसने दोबारा से जो है वो अपने जो नेकर थी, जो शॉर्ट था वो पहना और उसके बाद मोटरसाइकिल पे फौरन ही वहां से फरार हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि किसी खातून की तरफ से भी इस हवाले से कोई शिकायत अब तक सामने नहीं है। अलबत्ता जो वीडियो वायरल हुई है और फिर उस मुकाम पर बाकायदा तौर पर पुलिस गई और अतराफ के मजीद CCTV कैमरास भी जो है वो चेक किए जा रहे ताकि इस जो है घनौनी हरकत करने वाले इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लिया जा सके, जबकि उस खातून को भी तलाश किया जा रहा है ताकि उसकी भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सीगे-राज में रखते हुए इसको कानूनी कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाए। यहाँ एक बात अहम है कि कराची शहर में ही एक चंद साल अगर हम पीछे चले जाएं तो इन्हीं इलाकों में, यानी ये जो वाक़या कल जो पेश आया है, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 हुसैन हज़ारा रोड जो है उसके करीब जो है ये पेश आया है वाक़या। इन्हीं इलाकों में, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के इलाकों में, ये एक छुरी मार, अगर आपको याद हो कि एक छुरी मार नाम का, एक जिसको छुरी मार का नाम दिया गया था, जी बिल्कुल ऐसे ही था। चाकू लेकर निकलता था और वो भी खवातीन को ही सिर्फ निशाना बनाता था। कम उम्र बच्चियों समेत जो है वो खवातीन को उसने निशाना बनाया था और तवातिर के साथ ये वारदातें हुई थी। कोई जो है वो 10 से 12 वारदातें जो है शर्की के इलाके में ही की गई थी, जिसके बाद अचानक से वो फिर ना पुलिस के हत्थे चढ़ सका और अचानक से वो गायब हो गया। गायब भी हो गया था, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद पुलिस ने ये दावा किया था कि हमने तहकीकात की है और जो पुलिस जिस मुल्जिम तक पहुंची थी वो बंदा मुल्क से फरार हो गया। तो हो सकता है या तो ये उसी किस्म का कोई शख्स है, मतलब एक नॉर्मल। रजब ये बताइए, बिल्कुल ठीक है, पुलिस अब इस पे मजीद तहकीकात तो कर ही होगी, मतलब कि मुझे ये बताइए कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग दफात के तहत कोई मुकदमा भी अभी तक, कोई FIR पुलिस ने अपनी मुद्दत में कोई काटी है? पहले ये क्लियर कर दे। देखिए, सबसे पहले तो इनकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। जो खातून है उसका पता लगे, मतलब जब तक नहीं, अगर वो खुद भी FIR ना करवाने चाहे, अपना नाम चाहे सीगा-ए-राज में रखे, अगर वो नहीं चाहती कि मैं इसको कंप्लेन को फाइल कर सकूं, तो एज अ सोसाइटी तो हम इसको इस वजह से इग्नोर नहीं कर सकते ना कि वो औरत नहीं आना चाहती सामने। देखिए, उसकी FIR तो आइडेंटिफिकेशन, उसकी मतलब डॉक्यूमेंटेशन के हद तक तो जरूरी है। मीडिया पे अगर ना लाया जाए वो तो एक अच्छा इकदाम होगा,
लेकिन जो कागजी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई, उसके लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा असल में मसला सारा जरूरी है। यही है कि जब तक आप किसी को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे इस मामले पर, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। रिंग वाकया आपके सामने है, माँ को ज़ैनब उसके का बच्चों के सामने, फिर रेप कसूर किया में गया। ज़ैनब वाला वाकया। नन्ही, ये मेरा ख्याल है ये लोग इंसान तो क्या जानवर भी कहलाने के लायक नहीं है, ये कोई नफ्सियाती मसला है। आप देखें छोटी छोटी बच्चियों के साथ कब्रों से निकाल कर रेप किया जाता है, उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नौमौलूद बच्चियों के साथ ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। इस पे तो बड़ा स्ट्रॉन्गली जो है ना सोसाइटी के हवाले से किसी नफ्सियाती मरीजों की भी मेरे ख्याल से ऐसी हालत नहीं होती जिस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। अब ये सोसाइटी, मेरे पास तो खैर वर्ड्स नहीं है इस पे बात करने के लिए, बट आप ये देखिए कि क्या इनके घर के, क्या अपनी माँ को नहीं देखते होंगे, उसका चेहरा, वो भी तो एक औरत है, कोई बहन, कोई पास में कोई कज़न जिसको ये जिसके मानते होंगे, क्या उनसे नजरें मिलाते हुए इन्हें शर्म नहीं आती होगी? अगर वो होता तो ऐसे करते ही ना, लेकिन कानून जब तक हरकत में नहीं आएगा ऐसे लोगों को, तब तक जो है ना बात नहीं रखा जा सकता। हमारा ऐसे लोगों कानून को हरकत नकेल में डालना आ ही ना जरूरी जाए। है। खैर, जहनी आलूदगी के बाद कुछ अब माहौलियाती आलूदगी की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का शुमार भी बहुत ज़्यादा जो है ना माहौलियाती आलूदगी के हवाले से शुमार होता है। लाहौर को कितना पोल्यूटेड दुनिया शहर कहा गया, दुनिया था, का दूसरे गंदा नंबर तरीन पर। एयर पोल्यूटेड सिटी दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर आया था। इस हवाले से अब इकदामात क्या हो रहे हैं, क्या इकदामात होने चाहिए, क्योंकि ये जो आलूदगी है, जो फ़ज़ाई आलूदगी है, इसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी आने वाली अच्छा, नस्लों आपको से पता है है, कि मौजूदा लोगों से है। अभी तो प्लास्टिक फ्री सब कुछ किया जा रहा है, मतलब पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबली आप देखें तो, क्योंकि प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स जो है ना वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते हैं, तो पाकिस्तान में अभी भी उसी तरह से पॉलीथीन बैग्स यूज़ हो रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी, आबी आलूदगी बहुत ज़्यादा है। हम तो रास्ते में निकलते हैं ना तो हम गाड़ी से गंद ऐसे बाहर फेंकते हैं कि जैसे हम गाड़ी में रखेंगे तो पता नहीं हमें गुनाह होगा इस चीज़ का, हम इस तरह की सूरत हाल है हमारी। इसी मामले पर बात करने के लिए कंट्री डायरेक्टर CFA अरसलान अली फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपके वक्त का। अरसलान फ़हीम साहब, ये बताइएगा चैलेंज कितना बड़ा है, एक तो क्या वजह है इतनी हमारे माहौलियाती आलूदगी की, और फिर फेस इसको मीट कैसे किया जा सकता है इस चैलेंज को? जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजाहत और फिजा, बहुत शुक्रिया आपने ये इस इशू को एक रेज किया, और हम जो हैं एट DAI हम लोग क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज टू वर्क ऑन रेंज ऑफ दीज क्लाइमेट एंड पोल्यूशन रिलेटेड इशूज। मेरा ख्याल है आपका जो एग्जैक्ट सवाल वो पोल्यूशन रिलेटेड है, कि आलूदगी जो है वो हमारे शहरों में और मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ चुकी है। इसकी 3 वजूहात मेरे तो ख्याल में सामने हैं। एक है अबाउट रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, कि हम अपने रूल्स को जो है वो कितने स्ट्रांगली इन्फोर्स करते हैं मुल्क के अंदर। आप यू कैन कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड अदर सिटीज़ जहाँ पे रूल्स स्ट्रांगली इन्फोर्स होते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन भी कम होती है। दूसरी चीज़ जो है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन के ज़रिए जो है सिविक एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ ये कॉर्पोरेट सिटीजन्स वीज़ा वी द एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर डबल डाउन करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो है वो है प्रॉपर कमर्शियल मॉडल। अगर पोल्यूशन और पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ का ये कमर्शियली ज़्यादा वायबल होंगी देन वट एवर द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल इज़, तो हमेशा इंसेंटिव होगा कि आप अपने जो भी फॉर्म ऑफ वेस्ट है उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दें। ऑफन दीज आर इकोनॉमिक चॉइसेस व्हिच पीपल एंड कंपनीज आर मेकिंग। तो इन तीनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ऐसे प्रोग्राम सामने लेके आने चाहिए जिसका आउटकम लोगों को फील भी हो। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब इक़दामात क्या करने चाहिए? आप समझते हैं गवर्नमेंट की सतह पर, हुकूमती सतह पर जो इक़दामात होने चाहिए इस हवाले से? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सर, हमें तो इसकी संगीनी का ही इदराक नहीं है, प्रायोरिटीज़ ही हमारी नहीं है, तो फिर हल तो इसका तब निकलेगा ना जब हम संजीदा होंगे। जब हमारी तरजीहात में ही ये चीज़ शामिल नहीं है तो फिर कैसे हम इससे जान छुड़वाएंगे? ये आपने बड़ा अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि क्या हम संजीदा हैं जो हमें क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर का एक चैलेंज जो हमारे सामने आ रहा है
तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी हमारी में अंदर वो लेवल ऑफ रिकग्निशन शायद नहीं आया। जो है हमारे सामने जो अब चैलेंज आ रहा है, पाकिस्तान एक प्राइमरली अग्रेरियन मुल्क है अभी तक, एंड इट इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे तमाम वाटर रिसोर्सेज, हमारी फूड बेस और उसकी प्रोडक्शन, इनफैक्ट हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं अपने आप को, और हैं ही जुड़े हुए इंडस एक बहुत बड़े एक रिवर के साथ, और ये तमाम चीज़ें अंडर थ्रेट हैं इस वक्त। ऊपर ग्लेशियर्स से लेकर इंडस रिवर का बेसन जो डाउन साउथ है, ये तमाम चीज़ें एट रिस्क आ रही हैं, और जो हमें असरात हैं वो हर साल जो हैं वो हमें फील होना शुरू हो गए हैं। 2010 के जो फ्लड थे उसके अंदर $10 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और ये पिछले वाले जो फ्लड आए हैं उसके अंदर अब एस्टिमेट है $30 बिलियन का नुकसान हो गया। तो आप खुद सोचें कि 10% ऑफ जीडीपी है हमारा, $30 बिलियन, 10% ऑफ 300 वो से बिलियन डैमेज हो गया है बिल्कुल। इकोनॉमिकली तो हमें बहुत ज़्यादा इस नुकसान हुआ भी है। बट अरसलान, आपकी जो तंजीम है, आप चूँकि कंट्री हेड है, क्या कर रहे हैं इस हवाले से काम? अभी तक आपने ऐसे कोई नाम जो कि काम जो आप बताना चाहें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किए हैं क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए? जी, अव्वल तो एक चीज मैं कहूंगा कि जी अब मोमेंटम है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की लीडरशिप है वो भी आई थिंक वी शुड रिकग्नाइज के पहले से कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव हो चुके हैं अंडर द करंट मिनिस्टर रहमान एज वेल एज प्रीवियस मिनिस्टर। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये इट इज रियली स्टेपिंग अप एंड डूइंग अ लॉट मोर टू ब्रिंग मोर focus, resources and technical expertise to address the overall issue, many issues around climate change. इसमें हम as DAI we are trying to play a role as a constructive partner with the government as well as with the international community to create good projects that bring solutions forward. इसमें से एक project जो हम आजकल implement कर रहे हैं, it's called Climate Finance Accelerator. और ये यूके गवर्नमेंट के ताउन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के कोऑपरेशन के साथ हमने इसको सेटअप किया। ताउन हो रहा है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपके वक्त का। लेकिन हम ये देखते हैं जो प्रैक्टिकली हमें चीज़ें नज़र आती हैं, सियासतदानों को अपनी सियासत से ही फुर्सत नहीं है। वेलकम बैक जी। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी ही एक अनोखी बात। वैसे ये रिसर्च जो है ना, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। वो ये कि छुट्टियां किसको पसंद नहीं है। पाकिस्तानी बच्चे जो है ना बहुत खुशकिस्मत है। छुट्टियां किसे पसंद नहीं है? अभी तो हर शख्स चाहता है, चाहे वो स्कूल जाने वाला है, चाहे वो जॉब पर जाने वाला है, उसे छुट्टियां पसंद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है फहरिस्त जो पूरी तैयार की गई है, सरकारी छुट्टियां जो हॉलीडेज हैं, नेशनल हॉलीडेज, वो किस मुल्क में सबसे ज्यादा है? जी मुबारक हो, पाकिस्तान कहीं पर तो पूरी दुनिया में टॉप पर है। और किसी चीज में पाकिस्तान टॉप पर आए ना, छुट्टियों की इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान का शुमार सरे फहरिस्त होता है। मुबारक हो आप सबको। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें कहीं इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं। अच्छा, ये तो वो छुट्टियां हैं जो नेशनल हॉलीडेज हैं। इसके अलावा इकबाल डे पर छुट्टी। अच्छा, इन छुट्टियों को मनाने का जो मकसद होता है, जिन जिन दिनों पर छुट्टियां दी जाती हैं, इमरजेंसी में छुट्टियां मिलती हैं, मकसद तो होता है कि कोई पैगाम देना होता है ना, यौम इकबाल पर, यौम कायद पर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, कभी हम लोग नींदें पूरी करते हैं या हम लोग चिड़ियाघर में चले जाते हैं, सैर तफरीह, बच्चों को आउटिंग में ले गए, मौसम अच्छा है तो रात में कहीं ड्राइविंग कर ली। लेकिन मैं आपको वो फहरिस्त बताऊं, पाकिस्तान में जी है टोटल सरकारी छुट्टियां 18। बाकी अगर ममालिक की बात की जाए तो चीन में है 10, रूस में है 8, सिंगापुर में 6, न्यूजीलैंड में 7, अमेरिका में 12, बरतानिया में 8 सरकारी छुट्टियां हैं। इन सबको पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तानियों। पाकिस्तान के बच्चे बड़े खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से। 18 छुट्टियां जो है वो एंजॉय करते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। छुट्टियों के बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ बात फ़न की करते हैं, ख़ताती की करते हैं। हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जहां बेशुमार टैलेंट जो है नवाजा है, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, और फ़न मुसव्वरी, फ़न ख़ताती एक कितना खूबसूरत फ़न है कि देखने वाले की आंखों को जो है ना ये खीरा कर देता है, बहुत ज़्यादा भाता है। तो आज ऐसी ही ख़ताता हमारे साथ मौजूद हैं जो इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त, इतनी कम उम्री के अंदर उन्होंने माशाल्लाह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। समारा शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। समारा, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। अच्छा, ये बताएं कि कैलीग्राफी का शौक़ आपको कब से पैदा हुआ, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आप ख़ताती करती हैं, मुसव्वरी करती हैं, इंस्पायर आप किससे हैं?
इंस्पिरेशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शौक़ जो था वो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ख़ताती करूँगी। बस स्कूल में राइटिंग अच्छी थी, थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, राइटिंग के 1-2 प्राइज़ विन कर लिए कि बेस्ट इन राइटिंग। उसके बाद जब फाइन आर्ट्स में आई तो फिर सोचा कि चलो आगे मेजर्स चूज़ करने थे, तो चलो ठीक है, फिर कैलीग्राफी को एज अ मेजर चूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर ट्रेडिशनल काम से आहिस्ता आहिस्ता एक अटैचमेंट हो गई। हाँ, वो वैसे भी जिनकी राइटिंग अच्छी है, ये वैसे उनके लिए है कि वो भी सुमारा जैसी एग्जांपल सोसाइटी में हमारे सामने है। बड़े लोग दावा करते हैं कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट आपने करके दिखाया है कि क्या बेहतरी आ सकती है। अच्छा ये बताइए कि टीचर्स, फैमिली, इसका सपोर्ट कैसा था, और जो आपके फन पारे हैं वो मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, कौन सी चीज़ आपको अपने काम में बहुत फैसिनेट करती है? सपोर्टिव तो ऑब्वियसली, क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स आपको पता है ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि अच्छा नंबर कम आया तो फ़ाइन आर्ट्स में चली गई, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, लोग समझते हैं जिनको कोई काम नहीं होता ना वो इसमें वो आर्ट्स रख लेते हैं, आपको भी पता होगा। तो आर्टिस्ट को तो यही समझते हैं। नहीं, इनकी तो अपनी आर्ट्स थी ना, इसलिए इनको ज़्यादा पसंद। आर्टिस्ट को तो यही समझते हैं। तो फैमिली की तरफ से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी कि सब ने जब कहा कि क्यों इसे मेडिकल कराएं या इंजीनियरिंग कराएं या मैथ्स की तरफ लेकर जाएं, लिटरेचर पढ़ाएं, तो तब मेरे पेरेंट्स स्टूड फॉर मी। उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर बच्चा चाह रहा है उस तरफ जाना तो फिर ठीक है, इसको वही करना है। अच्छा ये बताएं कि व्हेन यू रियलाइज कि आपका इसी के अंदर जो है ना स्कोप है, या आप समझते हैं कि यही आपकी फील्ड होनी चाहिए, कि इसमें मैं बेहतर एक्सेल कर सकती हूँ, ये रियलाइज कब हुआ? इंटरमीडिएट के बाद जो मेरा रिजल्ट आया और मैंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स पे भी किया था, टाइम भी लगाया, उसमें मेरा स्टार आया बोर्ड की तरफ से कि जी पासिंग मार्क्स हार्डली उन्होंने दिए। और जो फाइन फीसेस दी थी एग्जैक्टली उस पे स्टार आया। और जो फाइन आर्ट्स था जो बस साथ शौकिया रखा हुआ था कि चलो इसको तो छोड़ ही देना है, बस कोई बात नहीं, बस चला जाएगा अब तो, उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो उसके बाद फिर सोचा कि नहीं अब इसी को आगे परस्यू करते हैं। ये बड़ी चीज होती है ना कि आपको अक्सर हमारी एज पता नहीं गुजर जाती है, आपको हमें यही नहीं पता चलता कि हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं कि मैं किस में बेहतर हूँ या किस में मैं अच्छी तरह से एक्सेल कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आपको इसका रियलाइज होना भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ना, टाइम से अगर हो जाए तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके। और फिर सपोर्ट पेरेंट्स की भी कि ठीक है अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैंने ये पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोगों ने जब कोई 10-12 साल पहले मैट्रिक इंटर किए थे, उस वक्त तो यही था ना कि बस या मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, इन फील्ड्स को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसी तरह है। तो आपका फन पारा कौन सा सबसे ज्यादा महंगा बिका है, या कोई अचीवमेंट आपके जो आप समझती हैं सबसे अच्छा ये बड़ी था अचीवमेंट? अच्छा जरूरी नहीं कि जो बहुत अच्छा मुझे लगे वो प्राइस वाइज भी महंगा हो, ऐसी बात नहीं। कुछ चीज़ें हमारे दिल के करीब होती हैं, किसी पे हमने मेहनत बहुत की होती है, कुछ हमने अपने हाथ पे छाले बनवा के जला के हाथों को इस तरह करके किया होता। तो एक मेरी चारपाई मैंने एक बनाई थी, तो वो चारपाई वाज वन ऑफ माय फेवरेट। फुटेजेस वगैरह मेरे ख्याल से कुछ होंगी, अगर वो चल भी रही है, ये शायद आपकी ही है जो स्क्रीन पे। जी बिल्कुल। एक चारपाई बनाई थी और एक डमी। ये क्या है? ये मिरर था, इसके ऊपर मैंने फॉइल से के ऊपर खताती की, फिर नेगेटिव स्पेसेस उसमें से काटी और उसके बाद जो है उसको मैंने मिरर के ऊपर पेस्ट किया। बिल्कुल, वाओ। अच्छा अब ये आप घर वालों को जब करती हैं, वैसे तो आप तो माशाल्लाह जो ये खतात होते हैं तो आप तो इंटीरियर डिजाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, तो घर में भी कोई इस तरह की चीज़ें जो बनाती रहती हैं कि नहीं? घर के लिए नहीं बनाती ऑनेस्टली, लेकिन जो ऑर्डर्स वगैरह के लिए बनाती हूँ वो मतलब जैसे शोज के लिए बनाई, ऑर्डर्स के लिए थीसिस वगैरह जो था, वो काम ही इतना होता है, कुछ निकल जाता है, सेल हो जाता है, कुछ जो रह जाता है वो फिर घर में ही लगता है। तो मेरे घर में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी दीवार का कोई कोना भी जरा सा खाली होगा जहाँ पे कुछ हैंग हो सके, क्योंकि सारा फुल जैम पैक हो चुका है। स्मारा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।